नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आजकल जो पहला टॉपिक है, इट इज़ दी नॉट अ पाइप ड्रीम्ड। दिस आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग दी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में ये बोला है कि हमें जो टैप कनेक्शन है वो सारे हाउस होल्ड में पहुंचाना है, जिसमें 55 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो पर पर्सन को पर डे प्रोवाइड कराना है। ठीक, 24 आवर्स 365 डेज। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोग्रेस है इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो जल जीवन मिशन है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑब्जेक्टिव था इसका प्रोवाइड दी पाइप्ड वाटर 55 लीटर्स ऑफ द वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, यानी कि 2024 तक हमें हर हाउस होल्ड में 55 लीटर्स ऑफ वाटर को पहुंचाना था पर पर्सन पर डे। ठीक, वाटर सप्लाई प्रोवाइडेड थ्रू दी फुली फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि हमें फुली फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस को स्टैब्लिश करना था। एंड इट वाज दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। द मीनिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज़ कि इसमें जो कोलैबोरेट करेंगे वो सेंटर और स्टेट दोनों करेंगे। ठीक है, सेंटर हो सकता है कि 60% फंडिंग दे और स्टेट हो सकता है 40% दे। हिली एरिया में सेंटर 90% फंडिंग देगा, स्टेट 10% देगा। यूनियन टेरिटरी में सेंटर 100% फंडिंग देगा। ठीक है, तो ये कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इसके अपोजिट होता है सेंटर सेक्टर स्कीम, जिसमें पूरा जो फंड है वो कौन देता है, सेंटर देता है। फीचर्स क्या हैं, ठीक है, देखिए बेसिकली हमें क्या करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी है। फीचर्स क्या है जल जीवन मिशन के, क्रिएशन ऑफ द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिससे रेन वाटर की हार्वेस्टिंग हो सके और ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज कर सकें। फोकस करेगा इंटीग्रेटेड डिमांड पे और सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ द वाटर एट द लोकल लेवल, यानी कि लोकल लेवल पे हमें सप्लाई साइड का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। एंड इट विल बी कन्वर्जेंस विद द अदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। जो जल जीवन मिशन है वो बाकी की जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं रिगार्डिंग दी वाटर रिजुविनेशन या वाटर कंजर्वेशन, वो उसको क्या करेगा, उसको ये असिस्ट करेगा। इन क्या है, सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में सस्टेनेबल वाटर का सप्लाई हो सके। एंड इट विल प्रमोट दी इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन एंड रिनोवेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़। जो भी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, ठीक है, तो उसको हमको रिजुविनेट करना है। और एफॉरेस्टेशन यानी कि जो प्लांटेशन है, ठीक है, प्लांटेशन को हमें क्या करना है, प्लांटेशन को बढ़ाना है। नेक्स्ट इज इशू विद द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के साथ इशू क्या है, देखिए अभी पता है जो 2023 का जो बजट आया है अभी 1 फरवरी को, उसमें हमने जल जीवन मिशन में नियर अबाउट 69 करोड़ जो रुपए हैं वो अलॉट किए हैं। अगस्त 2019 का जो सीन ये था कि अभी तक का जो टारगेट था, आउट ऑफ द टारगेट ऑफ द 19.3 करोड़ ओनली 3.2 करोड़ हैड पाइप्ड वाटर, यानी कि अगस्त 2019 में जो टारगेट था 19.9 करोड़, उसमें से सिर्फ 3.2 करोड़ हुआ था। फरवरी 2023 में 57% जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, फरवरी 2023 में 57% जो हमने कवर कर लिया है, यानी कि नियर अबाउट 43% जो है अभी भी रिमेन है, किसका, आउट ऑफ 19.3 करोड़। ठीक, डिफ़िकल्टी टू अचीव बाई, जो कि ये जो टारगेट है ये क्या डिफ़िकल्ट टू अचीव है थोड़ा सा, क्योंकि अभी 43% बचा हुआ है और एक साल ही हमारे पास बचा हुआ है, एक साल से कम समय बचा हुआ है। इसीलिए इस बार के बजट में हमने नियर अबाउट 69,000 करोड़ जो है वो हमने इसमें इन्वेस्ट भी किया है। ठीक, फिर हम बात करते हैं डेटा के बारे में। देखिए गुजरात, गोवा, हरियाणा, तेलंगाना में नियर अबाउट 100% हो गया है टैप वाटर कनेक्शंस। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में इट्स 97%। जो 10 अदर स्टेट हैं यूनियन टेरिटरी में 60%, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 30%। तो देखा जाए कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ पर टैप वाटर कनेक्शन की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही कम है अभी, तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ फुली फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। देखिए बेसिकली फुली फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का मतलब क्या है कि जो हाउस होल्ड है उनको मिल रहा है नियर अबाउट द 55 लीटर्स ऑफ द पोर्टेबल वाटर पर कैपिटा पर डे ऑल द ईयर्स, यानी कि 55 लीटर जो पानी मिल रहा है ये कैसा होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। पोर्टेबल वाटर मतलब क्या हो गया, पीने योग्य। ठीक, पीने योग्य पानी। लोकल की रिपोर्ट क्या है, सर्वल विलेजेस हाउस होल्ड रिवर्ट टू द लोकल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डिस्पाइट हैविंग दी टैप वाटर कनेक्शंस, यानी कि कई सारे जो लोकल जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं इवन दो दे हैव दी टैप कनेक्शन। ठीक,
रीज़न इनएडिक्वेट क्वालिटी ऑफ द सप्लाइड वाटर, यानी कि जो पानी है, कई सारे नल हैं जिसमें नल तो लगा है पर नल से पानी नहीं आ रहा, तो वो क्या है, दे आर बाउंड टू यूज़ द ग्राउंड वाटर, वो करना पड़ रहा है उन्हें क्योंकि पानी नहीं आ रहा, उसमें क्या करेंगे। सैम्पल सर्वे अराउंड 3 लाख एलिजिबल हाउस होल्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, यानी कि अभी भी क्या 3 लाख एलिजिबल हाउस होल्ड हैं। एसेस द फंक्शनिंग ऑफ द जल जीवन मिशन, ठीक है, इनका क्या करना है कि जो बाकी जो बचे घर हैं इनको जल जीवन मिशन से जोड़ना है। ओनली 3/4 ऑफ द हाउस होल्ड रिपोर्टेड द वाटर 7 days a वीक, ठीक है, यानी कि सिर्फ 3/4 जो हैं उन घरों ने ये कहा है कि जो 7 दिन हफ्ते के पानी आता है, ठीक। एवरेज हाउस होल्ड वर गेटिंग ओनली द 3 hours a day, यानी कि सिर्फ 3 घंटे पानी आ रहा है दिन में। ओवर दी 90% ऑफ द आंगनवाड़ीज एंड दी स्कूल रिपोर्टेड एक्सेस टू दी टैप वाटर, सिर्फ 90% ने कहा है। प्रॉब्लम क्या, हाई लेवल ऑफ द क्लोरीन एंड द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, पानी में बहुत ज़्यादा क्लोरीन हो रहा है और बैक्टीरियल क्या है, कंटेमिनेशन है। कंसर्न्स फ्रॉम द बिहार, मोस्ट टैप कनेक्शंस वर प्रोवाइडेड अंडर द स्टेट फंड, यानी कि बिहार में क्या है, जितने भी जो भी टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं दे आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द स्टेट फंड ओनली, ठीक है। जबकि ये कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो उस हिसाब से सेंट्रल स्टेट दोनों का कोलैबोरेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड इवेल्युएट दी क्वालिटी एंड consistent adoption of the tap water in the rural area. Central government should ensure the state with the lowest adoption and the largest population should access with the improving number. हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टैप वाटर कनेक्शन को पहुंचाना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दी ऑनर ऑफ दी ऑफिस। देखिए अभी क्या हुआ है कि बेसिकली 13 स्टेट्स के जो गवर्नर हैं उनको क्या किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक। अगर गवर्नर की बात किया जाए तो आपको पता है कि जो गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर इज़ अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। बट द रियल इशू इज़ दैट समटाइम्स जो गवर्नर होता है अपनी जो डिस्क्रिशन होता है, ठीक, डिस्क्रिशनिंग जो पावर होती है उसका गलत भी इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पर जो आर्टिकल है इट इज़ नॉट रिगार्डिंग द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। एक्चुअली जो आर्टिकल वो ये कह रहा है कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है कि गवर्नर क्या है, गवर्नर एक न्यूट्रल पोस्ट है। कैसी पोस्ट है, न्यूट्रल पोस्ट है, यानी कि यहाँ पर जो आदमी बैठेगा वो न्यूट्रल रहना चाहिए। बट देखा यह गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर जो जिनको भी बैठालते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इवन इस बार जो बैठाला हुआ है यानी कि जिनको अपॉइंटमेंट किया हुआ है वो बहुत सारे आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि आर्मी ऑफिशियल्स को या फिर ब्यूरोक्रेट्स को इतनी सारी गवर्नर जैसे की पोजीशन में बैठाना, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि जब ये लोग वर्किंग कंडीशन में रहे होंगे अपनी जॉब में, तो क्या इन्होंने क्या गवर्नमेंट का, उस टाइम की गवर्नमेंट का कोई फेवर किया था क्या, जो इनको इतनी ल्यूक्रेटिव पोजीशंस मिली हुई हैं। तो ये सारे प्रश्न उठते हैं क्योंकि इस बार का जो गवर्नर का जो रिशफलिंग है उसमें बहुत सारे की अपॉइंटमेंट्स ऐसे हुए हैं गवर्नर के जो कि आर्मी वेटरन्स रहे हैं या ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे संविधान में चीज़ बताया गया है कि जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, तो इनके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी दोबारा कहीं पर पोस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा की इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं इस वजह से, ठीक है। तो उसी तरह गवर्नर भी जो है इट शुड बी ऑल्सो न्यूट्रल, पर फिर भी यहाँ पे की गई है, इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, ठीक है। देखिए और ये माना जाता है कि गवर्नर क्या है, बेसिकली ये एक कहीं ना कहीं एक जो ब्रिटिश इम्पीरियल गवर्नेंस है उसका ये रिप्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि गवर्नर कहीं ना कहीं क्या करते, कंट्रोल करते हैं ऑन दी सेंटर वाया दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द स्टेट वाया दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। आर्टिकल जो 153 है इट्स टॉक्स अबाउट द गवर्नर कि हर स्टेट के लिए गवर्नर होना चाहिए और 2 स्टेट का एक गवर्नर भी हो सकता है। प्रोवाइडेड नथिंग दैट इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज द गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट, यानी कि एक स्टेट 2 स्टेट का एक गवर्नर भी हो सकता है अगर उसकी जैसे जो पॉपुलेशन स्टेट की कम है या फिर ऐसा बन रहा है तो वो कर सकते हैं। 163 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो एड एंड एडवाइस करेंगे किसको, गवर्नर को। गवर्नर के पास ये चीज़ होती है जैसे प्रेसिडेंट होता है वैसे गवर्नर होता है। अगर जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बिल बनाया, कोई लॉ बनाया, तो वो पहले किसके लिए पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर फिर उसको रेफ़र करता है, किसको, प्रेसिडेंट को रेफ़र करता है। वहाँ पर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर भी आती है। गवर्नर अगर चाहे तो ये बोल सकता है कि भाई वो बिल को, गवर्नर चाहे तो ये बिल को अपने पास ही रख सकता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको यहाँ से,
ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर in the exercise of his functions except so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion। यानी कि जो गवर्नर है वो क्या करेगा, गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करेगा, एड एंड एडवाइस करेगा, बट वो क्या है, अब उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है। इश्यूज़ क्या है बेसिकली, देखिए लिखा हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ द कोलिजियम सिस्टम, जो कोलिजियम सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस करना, तो एक ये प्रॉब्लम है। एंड द जजेस में चूज टू अपीज दी गवर्नमेंट, जैसे जब हम गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें कई सारे सुप्रीम कोर्ट की जजेस का भी अपॉइंटमेंट इस बार भी किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है क्या, कि वो हो सकता है कि ये जो जजेस हैं जिनको अब गवर्नर बनाया गया है, हो सकता है कि उस टाइम पर इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को बहुत अपीज किया हो। ठीक है। नेक्स्ट इज दी लोअर द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये सारी चीज़ें ऑफिस ऑफ गवर्नर की डिग्निटी को क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं। नेक्स्ट इज द अन्ना यूनिवर्सिटी डेवलप्स प्रोडक्ट फ्रॉम दी बायोमाइन सॉइल। बायोमाइन सॉइल क्या होती है, जब भी आप माइनिंग करते हैं तो वहाँ से सॉइल निकलती है, उसको आप क्या बोल देते हैं, बायोमाइन सॉइल। ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इसको स्टडी किया हुआ था द सेंटर फॉर द इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक, ने इसको स्टडी किया था इन दी अन्ना यूनिवर्सिटी। ठीक है। और ये जो बायो प्रोडक्ट निकला है इसको नाम दिया गया है बायो अमेंडमेंट फ्रॉम दी बायो माइनिंग सॉइल, दैट इज दी BBS, बायो अमेंडमेंट फ्रॉम दी बायो माइनिंग सॉइल। ठीक, इसको यूज़ किया जाता है तो इंक्रीज दी कवर फॉर दी एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक। और ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ फंडेड बाय द स्टेट कंपनी स्टेट प्लानिंग कमेटी। ठीक। तो बेसिकली बात करते हैं थोड़ा सा लीगेसी ऑफ द वेस्ट के बारे में। अगर बात करें ये क्या चीज़ है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, टेक्सटाइल मटेरियल, ये सारी क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे सारे क्या है, वेस्ट हैं। एज्ड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन द लैंडफिल्स। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कि ये लैंड फिलिंग हो रही है। आप लैंड फिलिंग क्या होती है कि कचरे को लैंड के अंदर रख देना बेसिकली, ठीक है ना, पर उसके बाद करते करते वो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक पाइलअप बन जाता है, पूरा पूरा बहुत बड़ा सा पाइलअप बन जाता है। ठीक है, कचरे का ढेर बन जाता है। टन्स ऑफ द लेगेसी ऑफ 30 to 35% जो होता है वो क्या होता है, बायो अर्थ में रहता है। बायो अर्थ अनफिट फिलिंग लो लेवल ऑफ द एरिया, हमारे पास एरिया बचे ही नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, जिसमें हम लोग फिलिंग कर सकें, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बायो माइनिंग क्या होती है, साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेशन, ट्रीटमेंट एंड सेग्रीगेशन ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द लेगेसी वेस्ट। जो भी वेस्ट है, ठीक है, उसको निकाल के क्या करना, उसकी सही से ट्रीटमेंट करना और उसका सेग्रीगेशन करना। दिस इज दी बायो माइनिंग ऑफ दी लेगेसी वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट है वो अलग अलग करना। ठीक है, इसका अलग अलग यूज़ होता है, जैसे जो छोटा छोटा जो वेस्ट है उसका कहीं ना कहीं जो रोड कंस्ट्रक्शन होती है उसका भी, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। क्लीन अप द साइट्स पोल्यूटेड विद द मेटल्स, अगर कोई साइट जो है वो मेटल से पोल्यूटेड है तो उसको भी हमें क्लीन करना है। यूजेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। बायो अमेंडमेंट क्या है, एडिंग दी बायोलॉजिकल एजेंट्स टू इम्प्रूव द सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को भी ऐड करेंगे। एंड इम्प्रूव दी वाटर रिटेंशन, परमिएबिलिटी, वाटर इन्फिल्ट्रेशन, ड्रेनेज एंड एरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट हम बात करें न्यूज़ में दो आर्टिकल चल रहे, सेंटर फॉर द इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये क्या है, कन्वर्ट्स दी बायो अर्थ इनटू द यूजफुल सॉइल बाय बायो अमेंडिंग दी सॉइल। तो ये जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ दी सेंटर फॉर द इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये क्या करता है बेसिकली, इट कवर्स दी बायो अर्थ इनटू दी यूजफुल सॉइल्स बाय दी बायो अमेंडिंग दी सॉइल। बायो अमेंडिंग मैंने क्या बताया कि सॉइल में क्या करना, सॉइल में जो बेसिकली बायोलॉजिकल एजेंट्स को ऐड करना ताकि जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्रूव हो सके, बेसिकली जो सॉइल प्रोफाइलिंग है, ठीक है, वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट हम बात सके क्रिएटेड अ गार्डन यूजिंग द बाई प्रोडक्ट, ठीक, एंड कल्टिवेटेड द 50 वेराइटी ऑफ द प्लांट। तो ये जो सॉइल क्रिएट की गई थी फ्रॉम दी बायो अमेंडिंग, तो इसका इस्तेमाल किया गया है किसके लिए, गार्डन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है एक जगह। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर दी प्लांट ग्रोथ, ठीक, जिसमें 15 वेराइटीज़ जो प्लांट है उसको ग्रो किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी आफ्टर मैथ। देखिए आपको पता है कई सारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, अभी फ्लड के चपेट में आए, जैसे उत्तराखंड में अगर बेसिकली अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो जोशीमठ था, ठीक है, तो वहाँ पर भी अर्थक्वेक भी आया, जैसे
ठीक है। और उसके बाद अभी जैसे तुर्की को हम देख ही रहे हैं, सीरिया को हम देख ही रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ रही है। तो उस हिसाब से हमें अर्बन जो प्लानिंग है हमारी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होनी चाहिए। बेंगलोर में आपने देखा था इतनी बाढ़ आ गई थी, दिल्ली में हर साल पानी भर जाता है, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग के बारे में अगर बात करें तो इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिज़ाइन एंड द प्लानिंग ऑफ द अर्बन स्पेस। इसमें हमें कंसिडरेशन क्या रखना चाहिए, द लैंड यूज एंड द जोनिंग, प्रिजर्वेशन एंड जेंट्रिफिकेशन, इश्यूज ऑफ द ग्रोथ एंड अर्बन स्पॉल, क्योंकि नंबर ऑफ जो पीपल हैं, जो लोग रह रहे हैं अर्बन एरिया में, वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट जो है इट शुड बी द कंट्रोल एंड रेगुलेटेड थ्रू द लोकल रेगुलेशन एंड द डायरेक्ट इंटरवेंशन, ठीक है ना। मतलब कहीं पर ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी अ पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए। द डेवलपमेंट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज, कैसा होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देन बात कर सकते हैं चैलेंज क्या क्या है। जैसे मैंने बताया कि जो नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं उसमें भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो जब भी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर आती है तो वो रिसोर्सेज को क्या करती है, ज़्यादा रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, डिमांड एंड सप्लाई की बीच की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। एंड दी डिस्परेट इनहैबिटेंट, जो भी हैबिटेबल एरियाज़ हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं कम होते हैं। इश्यूज़ क्या क्या है, लैक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस्ड लैंड, ठीक है ना, ट्रैफिक कंजेशन, ठीक। एंड नेक्स्ट इज प्रेशर ऑन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर्स पड़ते हैं। जैसे अगर सपोज हम ड्रेनेज की भी बात करें तो ड्रेनेज में भी बहुत ज़्यादा जो होगा वो प्रेशर पड़ेगा। एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन, जैसे दिल्ली का एयर पोल्यूशन आपको पता है बहुत ज़्यादा है। अर्बन फ्लडिंग की कंडीशन हो जा सकती हैं, वाटर की स्कार्सिटी और ड्राउट की कंडीशंस भी हो सकती हैं। हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं रिगार्डिंग दी हैवॉक जो भी हुआ अभी जोशीमठ में, उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो बेसिकली और बात किया जाए, जैसे 24 दिसंबर 2009 टर्निंग दी बोरिंग मशीन हिट्स दी एक्वीफायर। तो ऐसा बोला गया था कि जोशीमठ में बेसिकली जब गवर्नमेंट की पीएसयूज कुछ बोरिंग कर रही थी तो वहाँ पर कई सारी जो एक्वीफायर्स थे तो वो भी पंक्चर हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी जब जोशीमठ के इंसिडेंट का इवेल्युएशन किया गया था, जिसकी वजह से वाटर लॉस हुआ था, स्टिल कंटिन्यूज हो रहा था, और 800 लीटर्स ऑफ द वाटर पर सेकेंड जो है वो निकल रहा था, जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो दलदली हो गई थी। ऐसी बातें की जा रही थी। नो सिस्टम टू मैनेज दी वेस्ट वाटर, लार्ज स्केल पॉपुलेशन यूज द सोक पिट और मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तो ये फ्लड्स की कंडीशंस होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कई सारी आपने कंडीशंस देखी हैं, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से इससे वाकिफ़ हैं। फ्लड रिस्क बढ़ता है 2019 में, जैसे हम बात करें, इट इज़ दी पलवा सिटी, ठीक है, इन द महाराष्ट्र, ठीक है। ये आप कंडीशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर इतना सारा फ्लड आया था, रीज़न क्या था, टाउनशिप बिल्डिंग ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑफ द मोथाली रिवर। तो मोथाली रिवर पर बेसिकली ये प्लान्स, ये जो प्लेन्स, ये जो एरिया है ये बना हुआ था। जुलाई 2022 में फ्लड्स बेसिकली कहाँ पे, बेसिकली पंजिम गोवा में पड़े हुए थे। द रीजन वॉज द सिटी बिल्ड ऑन दी मार्शलैंड वंस होम टू द मैनग्रोव फर्टाइल फील्ड, ठीक। तो दिस यू कैन सी फ्रॉम द इमेज। दिल्ली की बात किया जाए तो 9,350 हाउस होल्ड्स लिव्स इन द यमुना फ्लड प्लेन्स। तो दे आर ऑल्सो ऑन दी वर्ज ऑफ फ्लड, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन डू इज लैंड सब्सिडेंस, लैक ऑफ द प्रॉपर अर्बन पॉलिसी। तो ये क्या है, प्रॉपर अर्बन पॉलिसी नहीं है हमारे पास। देन इट इज़ अनसुटेबल बिल्डिंग कोड्स, स्लोप इन स्टेबिलिटी, इंक्रीज दी लैंडस्लाइड वर्नेबिलिटी। सोल्यूशन क्या है, एक्वायरिंग द क्रेडिबल डेटा। हम डेटा को, एग्जैक्ट डेटा हमारे पास होना चाहिए कि कहाँ पर कितनी सारे लैंड रिलेटेड इशू या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशूज़ हैं वो पता होना चाहिए। ओवरऑल लैंडस्लाइड रिस्क मस्ट बी मैप्ड एट दी ग्रैनुलर लेवल। तो हमें हर छोटे लेवल पर क्या करना चाहिए, मतलब कि जो मैप है उसको हमें बनाना चाहिए छोटे से छोटे लेवल पर। फ्लडिंग की बात अगर की जाए, ये इनहेंस द सीवरेज एंड द स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क, ठीक। नेक्स्ट इज ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर्स नीड टू बी डिसिल्टेड रेगुलरली। जो भी रिवर्स ओवरफ्लो कर रहे हैं हमें उन्हें डिसिल्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिल्ट, जैसे रिवर जा रही है तो रिवर के बेड पर क्या होता है कि रेत जम जाती है, दैट इज द सैंड।
तो उसको हटाना पड़ता है टाइम टू टाइम, ताकि जो रिवर की जो डेप्थ है उसको मेंटेन करके रखा जा सके, ताकि रिवर ओवरफ्लो ना करे। तो हमें डीसिल्टिंग भी करनी ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। इंक्रीज दी स्पेंडिंग ऑन द फ्लड रेजिस्टेंट आर्किटेक्चर, ठीक, फ्लड रेजिस्टेंट आर्किटेक्चर है उसमें स्पेंड करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। प्रोटेक्ट द ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया, ठीक, जो भी ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है जिसको बनाया गया है बिलो दी इंफ्रास्ट्रक्चर सरफेस, उसको हमें क्या करना, अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। एंड इन्वेस्ट इन दी सिमुलेशन कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द फ्लड हॉटस्पॉट एंड क्रिएट द फ्लड रिस्क मैप, ठीक है ना। तो जो भी फ्लड रिस्क मैप है उनको हमें अच्छे से बनाना चाहिए, सो दैट वी कुड गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कि चीज़ें कैसे काम करेंगी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउसेस रूल्स एंड द वेपन ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए पार्लियामेंट में अगर जैसे कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो कोई शब्द बोलता है तो उस शब्द का प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक। लेकिन अगर आपने वो जो शब्द है वो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग की पार्लियामेंट की जो रूल बुक है, पार्लियामेंट की भी एक रूल बुक होती है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड नहीं कहा, यानी कि कहीं ना कहीं गलत कोई शब्द कह दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक, तो वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उस कंडीशन में ये कह सकता है कि आपका जो ये वर्ड है वो बेसिकली रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, यानी कि उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, लोकसभा में आपका स्पीकर और राज्यसभा में आपका जो चेयरपर्सन है वो क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। तो ये डिसाइड करेगा कि आपने अगर कोई शब्द कहा है तो वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, वो रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट में, मतलब वो रिकॉर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पार्लियामेंटेरियन है, ठीक है, तो उनके पास कई सारे प्रिविलेजेस हैं, जैसे 105 में इस चीज़ की बात की गई है, कई सारे उनके पास क्या है, प्रिविलेज, ठीक है। जिन प्रिविलेजेस के बिहाफ पर वो क्या है, अगर पार्लियामेंटेरियन यानी कोई भी एमपी पार्लियामेंट में कोई भी बात कर रहे हैं तो उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा सकते, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जा सकते। इसके लिए उनको क्या प्राप्त है, इम्यूनिटी मिली है अंडर दी 105th आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे अगर पार्लियामेंटेरियन कोई भी चीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें वो किसी भी जज की वर्किंग को डिस्कस नहीं कर सकती, यानी कि कोई जज कैसे काम कर रहा है, वो कोर्ट में कैसे काम करता है, गलत काम कर रहा है कुछ, उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वो तभी डिस्कस कर सकते हैं जब वहाँ पर जो मोशन चल रहा हो या जो मुद्दा चल रहा हो, इशू चल रहा हो, वो उस जज के रिमूवल से रिलेटेड हो, ठीक। ओनली इन दैट कंडीशन वो जो पार्लियामेंटेरियन है, एमपीज हैं, वो बात कर सकते हैं। और ये चीज़ कहाँ लिखी है, ये लिखी है आर्टिकल 121 121 में, ठीक है, कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द पार्लियामेंट उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। क्योंकि ये चीज़ आई थी क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ कहा हुआ था, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो बेसिकली स्पीकर थे तो उन्होंने क्या कर दिया था, उन वर्ड को एक्सपंज कर दिया था। तो एक्सपंज करने की जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है, इट इज़ विद द बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में, ठीक है ना, दी चेयरपर्सन। डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ द थैंक्स। मोशन ऑफ द थैंक्स क्या होता है बेसिकली, ठीक है, देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट एट द स्टार्टिंग स्पीच। देखिए, मोशन ऑफ द थैंक्स क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट को क्या करता है, एड्रेस करता है जब भी नई गवर्नमेंट आती है, ठीक है, जब भी न्यू गवर्नमेंट आएगी तब प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा पार्लियामेंट को। और उसके अलावा जब भी न्यू सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, न्यू सेशन स्टार्ट होता है जब भी, ठीक है ना, हर साल का, जैसे अभी क्या हो गया, 1 फरवरी से नया सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर का, तो उस हिसाब से जब भी न्यू गवर्नमेंट आएगी, ठीक, न्यू गवर्नमेंट आ जाए या फिर नया सेशन स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक एड्रेसिंग स्पीच देगा। उस एड्रेसिंग स्पीच के बाद क्या होता है, एक वोटिंग होती है, ठीक है, उस वोटिंग होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यही होता है क्या, मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है ना।
उसमें क्या होती है, वोटिंग होती है, और उस कंडीशन में भी जो गवर्नमेंट है उसको बेसिकली उसको पास कराना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं पास करा पाए तो वो उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट है वो गिर भी सकती है। डिस्कशन रिलेटिंग टू द मोशन ऑफ द थैंक्स टेक प्लेस इन दी पार्लियामेंट। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर अलाउड टू literally speak on any matter. The government must respond adequately to the question raised by the MP in the particular session. Question raised during the discussion of the motion should only answered by the PM. यानी कि जो भी क्वेश्चन रेज किए जाएंगे उसको सिर्फ कौन आंसर करेगा, प्राइम मिनिस्टर। करेंट इशू क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ द अपोजिशन MP स्पीच हैड बीन एक्सपंज्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेइंग दैट दे वर डिफेमेटरी। यानी कि जो भी अपोजिशन ने कहा, क्वेश्चंस पूछे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो पूछे, उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो भी स्पीकर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेंज कर दिया। एक्सपेंज का मतलब क्या कि उसको कट कर दिया कि भाई ये कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग में, यानी कि ये प्रोसीडिंग में, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में उसको ऐड नहीं की जाएगा। 105 आर्टिकल जो है वो बात करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, जो बेसिकली जो पार्लियामेंटेरियन है उनको मिला हुआ है, ताकि जैसे वो पार्लियामेंट में कोई भी बात करें उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। ठीक है, लेकिन मैंने इसका एक एक्सेप्शन बता दिया 121 आर्टिकल, जिसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंटेरियन किसी भी जज के कंडक्ट की बात नहीं कर सकते। कोई जज है कैसे काम कर रहा है उसकी डेली कंडक्ट की आप बात नहीं कर सकते, ये आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए। ठीक, और बाकी बेसिकली ये 353 जो है ये लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के रूल्स हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। वरीज अबाउट द पेंडिंग ट्रांसफर से अ लॉट मोर नीड टू बी डन। देखिए अभी कई सारे क्या है पेंडिंग ट्रांसफर्स पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, तो इसके बारे में ये आर्टिकल है। ठीक, आर्टिकल यहाँ पर जो 2222 है ये बात करता है ट्रांसफर ऑफ द जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। और जब भी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो जज का अगर क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो कंसर्न स्टेट के जो जज हैं जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उससे क्या होता है कंसल्ट करना होता है। और CJI के बारे में भी द प्रेसिडेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। तो CJI से, दैट इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आपको बेसिकली कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर टू ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी इनिशिएटेड बाय द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या होगा, जो व्यू ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसका व्यू लिया जाएगा, और उसके बाद व्यूज़ ऑफ द वन और मोर सुप्रीम कोर्ट जज उनका भी व्यू लिया जाएगा। CJI के साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जो जज हैं उनका व्यू लिया जाएगा, और उसके बाद ये गवर्नमेंट को रेफर कर दिया जाएगा, और बाद में प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर लेगा। ये इसका क्या होता है, ये इसका प्रोसीजर होता है। फिर हम बात करते हैं जियो साइंस कम्युनिटी कॉल्स फॉर द ब्रॉड पैनल ऑफ द एक्सपर्ट टू पावर हेरिटेज बिल। ठीक है, इस आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। द फर्स्ट इज द जियो हेरिटेज साइट एंड द जियो रिलिक्स प्रिजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट बिल, जो कि 2022 में लाया गया था। ये बात करता है कि इट विल टू प्रोटेक्ट द इंडियाज जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट like the fossils, sedimentary rocks and other natural infrastructure. Take power to declare the GIS ठीक relics with the GSI। ठीक, तो बेसिकली ये यहाँ पर इतनी बात करता है। इसकी कंडक्ट कौन करता है, इट इज कंडक्टेड बाय द जियो साइंस पैलियोंटोलॉजी कम्युनिटी ऑफ द इंडिया। डिमांड क्या है, दैट इज द ब्रॉडर कम्युनिटी ऑफ द एक्सपर्ट शुड रिप्लेस द GSI आज दी जियो हेरिटेज नोटिफाइंग अथॉरिटी। ठीक, तो बेसिकली क्या है, जो एक्सपर्ट ऑफ पैनल है क्या होना चाहिए, ब्रॉडर होना चाहिए। तो दिस इज दी डिमांड। एंड इंडिया इज द सिग्नेटरी ऑफ द UN कन्वेंशन टू प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट, ऑब्लिगेटरी फॉर साइनिंग द स्टेट टू आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द कल्चरल नेचुरल हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन इट्स टेरिटरी। तो इंडिया क्या है, इंडिया बाउंड है, एंड इंडिया इज द 34th जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट है। अब नेक्स्ट बात करेंगे ICHR नॉट रिव्यूइंग री राइटिंग द हिस्ट्री ओनली फिलिंग द गैप्स। ठीक है, तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि जो भी द इंडियन काउंसिल ऑफ द हिस्टोरिकल जो रिसर्च है वो क्या कर रही है, वो कोई नई बेसिकली नॉट री राइटिंग द हिस्ट्री, सिर्फ गैप्स को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। तो ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए। अब बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
Its aim is to promote and give the directions to the historical research to encourage and foster the objectives and the scientific writings of the history. यानी कि जो हिस्ट्री है उसको साइंटिफिक राइटिंग करना, प्रमोट करना और डायरेक्शन देना हिस्टोरिकल रिसर्च को, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे, इसमें चेयरपर्सन होंगे और उसके बाद नेम्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा कौन, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का द्वारा। गवर्निंग बॉडी में मेंबर ऑफ द काउंसिल्स ऑफ द ICHR होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, दैट विद रिस्पेक्ट टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले लिखा हुआ है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज the headquarter of the GSI is located in the Kolkata with 5 regional offices found in the other part of the country, tick. Now which of this following statement is correct? So second statement is correct, so B is the right answer, tick. This we have done already, tick, that the historical research autonomous organizations comes under the Ministry of Education. Next is the parliament by law may appoint the governor of the state as the administrator of the adjoining union territory. No, this is wrong. Next is, if the governor of the state is appointed to act as the administrator of an adjoining union territory, he shall exercise his functions as the such administrator independent of his council of minister. ये बिल्कुल सही है, उसको independent रहना पड़ेगा. So from that, question 2 is correct. The third is, answer 2 is correct. The judgment proceedings and the act of the high courts capture and preserve for the perpetual memory and testimony. This would means that the High Court is the court of record. High Court क्या है? High Court is the court of record. So this you should know from. Okay, and High Court to be the court of record, it is written in the article 215, and this is also called the contempt of court. आपने सुना होगा कि contempt of court की प्रोसीडिंग्स लग गई, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इट इज़ रिटन इन दी आर्टिकल 215, और सुप्रीम कोर्ट के केस में इट इज़ 129, दैट इज़ दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आपने कोर्ट की क्या कर दी, अवहेलना कर दी, ठीक है, और इसी को बोलते हैं दी सुप्रीम कोर्ट टू बी दी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, नाउ दिस इज दी लास्ट डिस्कशन फ्रॉम दिस। ओके, नाउ अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में दीजिए, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।